हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि दो चर वाली रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उनका हल क्या होता है। ये सब कुछ इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा। बच्चों, यहाँ पर कुछ और उससे आगे करना है, ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना है, ये तो है ही है। एक और बात यहां से समझनी है बच्चों, वो क्या है, अगर हम कभी ग्राफ अगर नहीं भी खींचते हैं तो अभी हम बिना ग्राफ खींचे ये जान लेते हैं कि हमारे दोनों समीकरण जो दिए गए हैं उन दोनों समीकरणों से जो ग्राफीय रेखाएं खींची जा रही हैं वो क्या प्रतिच्छेदी हैं या नहीं, या दोनों रेखाएं समांतर हैं अथवा दोनों रेखाएं संपाती हैं। अगर हम ग्राफ ना भी खींचे ना तो अभी हम जान लेते हैं। बिल्कुल कैसे जानेंगे, आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास कुछ समीकरण इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। बच्चों, यहाँ पर दो समीकरण हमें दिए गए और यदि ये दोनों समीकरण ध्यान से समझो, यदि ऐसा हो इन दोनों समीकरणों से, देखो नंबर 1 यहाँ डाल लें, यदि ऐसा मिल जाए कि भाई a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ना निकले, मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका क्या मतलब है, a1 बटे a2 से क्या मतलब है आपको पता है भाई। a1 का मतलब है जो x का गुणांक है उसको a1 कहते हैं, यहाँ पर दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उसको a2 कहते हैं। तो यहाँ पर x के गुणांकों का जो अनुपात है वो a1 बटे a2 है, y के गुणांकों का जो अनुपात है वो b1 बटे b2 है। यदि ऐसा निकलता है कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर बराबर ना निकले तो हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या कहते हैं, हमें याद है कि अगर ऐसा मिलता है कि भाई इन x के गुणांकों का अनुपात और इन y के गुणांकों का अनुपात समान ना मिले तो हम यहाँ लिख देते हैं तो समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों, निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है कि अगर रेखाएं यदि a1 बटे a2 बराबर ना निकले b1 बटे b2 के तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। मतलब दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटती हैं, इनका एक अद्वितीय हल होता है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। प्रतिच्छेद बिंदु एक पर कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, सीधी बात है। प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका हल होता है, ऐसे समझो। ठीक है, युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो अगली शर्त और दूसरी वाली क्या है, एक और शर्त समझो। यदि ऐसा होता है कि a1 बटे a2 और बराबर में निकलता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना निकले बच्चों, इसका क्या मतलब है। यदि यहाँ पर x के गुणांक का अनुपात निकालें फिर y के गुणांक का ये अनुपात निकालें तो ये तो दोनों अनुपात बराबर हो जाएं, लेकिन ये जो अचर पद है ना इनका अनुपात निकालें तो ये अनुपात बराबर ना आए तो हम लिखते हैं इनका कोई भी हल नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। आपको यहाँ पर लिखना है दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, समांतर। समांतर का मतलब एक रेखा और ये दूसरी रेखा बिल्कुल आगे पीछे कहीं भी बढ़ाओ एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक, इनका कोई भाई प्रतिच्छेद नहीं करती है तो हल कहां से होगा, कोई भी हल इसका नहीं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यहां एक तीसरी और कंडीशन याद रखनी है। क्या है वो कंडीशन, वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से याद रखनी है कि अगर a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2 हो जाए, मतलब तीनों अनुपात बराबर बराबर हो जाए,
x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का ये अनुपात और अचर पद का अनुपात, अचर पदों का अनुपात, तीनों अनुपात बराबर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं समीकरण, यहां से ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, फिर संपाती रेखाएं हो जाएंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जा रही है, मतलब यहां पर प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, ऐसे कह सकते हो नहीं। इसीलिए यहाँ पर ऐसी रेखाओं के हलों की संख्या अनंत होती है, हर जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर जहां जहां ये प्रतिच्छेद करती है वही तो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं और वो प्रतिच्छेद बिंदु ही हल कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, तो दोनों रेखाएं आपको लिखना है समपाती रेखाएं होंगी। समीकरण युग्म से निरूपित दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाओं का मतलब एक रेखा से के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही होती है, समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। और इन रेखाओं के, इन समीकरण युग्म के हलों की संख्या अनंत होती है, ऐसा भी आपको याद रखना है। अतः समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल होते हैं। क्या लिखना है, अंततः अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको लिख देना है, ठीक। यहाँ पर एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर रही होती है तो प्रतिच्छेद बिंदु अनंत मिलेंगे, इसलिए हलों की संख्या भी अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप की कोई दो रेखाएं दी जाए तो अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर ना आए तो इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर ऐसा होता है कि a1/a2 बराबर ना आए b1/b2 के तो दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यहाँ पर उनके हलों को हम कह सकते हैं, इनके हल क्या है, अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है इसका, ठीक है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, यहाँ पर यही बिंदु इसका हल कहलाएगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो जाए, मतलब x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो जाए, लेकिन जो अचर पद है उनका अनुपात बराबर ना आए तो दोनों रेखाओं को हम ये समांतर रेखाएं कहेंगे। कैसी कहेंगे, दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहेंगे। इसको आगे बढ़ाएं पीछे बढ़ाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं मतलब कोई हल नहीं। इसके बाद यहाँ पर यदि ऐसा होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो हमें लिखना है दोनों रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों, समपाती होती हैं। एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा हमारी जा रही होती है, उसको क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। अतः ऐसे समीकरण युग्म के अंततः अनेक हल होते हैं, प्रत्येक बिंदु से होती हुई जा रही है ना, एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर रही हैं, तो हर बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही आपका हल होता है, हलों की संख्या अनंत होती है, ठीक है बच्चों। ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है और बड़े आराम से सारी बातें पुरानी वाली यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज जो आपकी 3.2 है बड़े सहिष्णुता से आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो इतना नोट कर लें बच्चों, और फिर एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है उसको समझें, और फिर इसके बाद में उनमें हमें क्या करना है देखो ध्यान दें। लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो हमें समस्याएं दी गई हैं उनको अच्छे से रीड करना है और वहां हम रीड करके फिर हमें क्या करना है, समीकरणों के युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। और फिर उनको ग्राफी विधि से हल करना है। सिंपल बात है भाई, हम कर सकते हैं। देखो इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पर पहले जो समस्या दी गई है उसको बड़े आराम से पहले पढ़ो, बहुत आराम से। एक बार में अगर समझ में ना आए तो इसको एक बार दोबारा फिर पढ़ो। आपको अपने साथ में बुक रखनी है। देखो यहाँ पर हम प्रश्न तो लिख नहीं रहे ना, तो हमें क्या करना है, अपने साथ में बुक जरूर रखनी है। पढ़ लो भाई क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 छात्रों ने कक्षा 10 के ही 10 छात्र हैं, उनने क्या काम किया, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। बहुत ठीक है।
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बच्चों, कुछ उसमें से लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, 10 है ना टोटल, 10 छात्र हैं, उसमें से कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के होंगे, लेकिन कह दिया गया है कितने लड़के कितनी लड़कियां। देखो ऐसा कह दिया गया है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या 4 अधिक है लड़कियों की संख्या से, ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा कह गया बच्चों, यहां लिखा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की अधिक है लड़कों से, ऐसा प्रश्न कहता है। तो ये कहता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की तथा लड़कियों की संख्या बता दो, बताएंगे भाई, देखो ध्यान दें, ये आपका पहला प्रश्न है और इसमें 2 पॉइंट हैं, देखो 2 भाग हैं इसके। पहला आपका प्रश्न है, इसमें 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़के और लड़कियां हैं, यहां पर मान लेते हैं कि माना, पहले हम यहां लिख दें लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या कितनी मान लें बच्चों, यहां पर लड़कों की संख्या हम मान ले रहे हैं x है, ठीक है, तथा यहां मान लें लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या हम मान लें 22 है, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी मान लें 22 है, बिल्कुल एकदम आराम से पूरी बात समझो। लड़के और लड़कियां तो ये हो गई भाई। अब प्रश्न कहता है लड़के और लड़कियां टोटल मिला के 10 हैं, यही तो कह रहा है 10 छात्र हैं, इसका मतलब कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, टोटल 10 हैं। तो भाई यहां पर हम ऐसे पहले प्रतिबंध के अनुसार हम ऐसा लिख दें कि x और y दोनों, मतलब ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, दोनों को मिला दें तब इनका योग 10 हो जाता है। पहला देखो एक समीकरण बन गया भाई, पहला जैसा प्रश्न कहता है ना वैसे ही आप करते रहो, बिल्कुल एकदम दोनों युग में बन जाएंगे, दोनों समीकरण युग बन जाएंगे। देखो पहला समीकरण तो ये बन गया। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, दूसरी शर्त क्या है उसको भी ध्यान से समझो। हमसे उसने ये कहा है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी है, लड़कों से 4 अधिक हैं। देखो यहां लिख देते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, उनकी संख्या है लड़कों से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो यहां पर लिख लें लड़कों की संख्या +4, ऐसा लिख दें बच्चों, लड़कों की संख्या लिख दें, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक, ये लड़कियां 4 अधिक हैं तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें, दोनों बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। यहां तो बताओ लड़कियों की संख्या को हमने 22 लिखा है बच्चों, यहाँ 22 लिख दें, बराबर का निशान, लड़कों की संख्या को हमने x लिखा है और प्लस का 4 यहां पर लिख दें। तो बच्चों इस प्रकार से इसको अगर चलो जैसा लिखा है लिखा रहने दें। ये देखो दूसरा आपका समीकरण बन गया। अब यहाँ पर दोनों समीकरण युग्म तैयार हैं और इनकी मदद से हमें ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना है। इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करना है, ग्राफ बना के करना है। बिल्कुल आगे की प्रोसेस अभी बिल्कुल सिंपल होंगी। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं, विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं, बज्रगुणन विधि से हल कैसे करते हैं, ये सब कुछ सीरियल बाय सीरियल आपको आगे वाली एक्सरसाइजों में ये सारी विधियां मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर हमें ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना है। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर पहले समीकरण को आप पहले यहाँ पर लिख लें। पहला नंबर आपका जो समीकरण है उसको यहाँ देखो पहले लिखो, ये है आपका x + y और बराबर में 10 दिया गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कुछ इसके हल ढूंढने और ज्यादा से ज्यादा तो हम बहुत ढूंढ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 हल इसके ढूंढे। इस समीकरण के हम 2 हल कोई ढूंढे और उन 2 हलों को यहाँ देखो लिख दें भाई, x ये है y ये है। x का कुछ ऐसा मान ढूंढो जो यहां रखने से y का मान जिसमें मिल जाए, तो वो समीकरण का हल कहलाएगा। पहला हल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x का मान 0। जब बच्चों x का मान 0 लिखोगे, देखो ये हमारा 0 हो गया, प्लस का निशान लगाओ, y ज्यों का त्यों बराबर का निशान 10। अब y बराबर बच्चों कितना होगा बताओ भाई, y का मान 10 होगा। जब x का मान 0 लिखोगे तो y का मान 10 होगा। ये देखो एक बिंदु बच्चों हमें यहाँ पर मिल गया, ये या ये कहें कि एक इसका हल मिल गया। इस समीकरण का एक हल है x का मान 0 और y का मान 10। देखो एक हल हमें मिल गया। अब अगर हमें दूसरा एक और हल ढूंढना पड़ेगा भाई, दोनों हलों को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम से कम 2 हल तो ढूंढो ही ढूंढो, तो 2 बिंदुओं को मिलाने से तो रेखा बनेगी ना, तो 2 हल हमें ढूंढना है। इसका एक हल और अपने मन से ढूंढ लो। यहां पर भी हम ऐसा करते हैं कि भाई अब y का मान 0 रख दें। देखो y का मान 0 रख दें, तो जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान बच्चों 10 मिल जाएगा। तो यहां पर एक हल इसका देखो 10,0 भी हो सकता है कि नहीं। अभी और भी हल इसके निकल सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 मानों की जरूरत है, 2 हलों की जरूरत है। 2 बिंदु मिल गए तो समझो हमें
बिल्कुल आराम से ग्राफ खींच सकता है। उसका हमें इस समीकरण से युग्म जो निरूपित रेखा होगी वो रेखा हमारी खींची जा सकती है। वो रेखा कहां से जाएगी, एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु से जाएगी। ठीक है, अभी ग्राफ पेपर पर इसको हम सजाएंगे। आते हैं देखो दूसरे वाले समीकरण को, देखो इससे भी हम अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इसके भी दो हल ढूंढेंगे। ठीक है, यहां पर ये समीकरण है y बराबर x प्लस 4, इसको भी बिल्कुल इसी प्रकार देखो बच्चों टेबल बना लें और यहां से बिल्कुल वही काम करना है। यहां देखो x लिख दें, यहां y लिख दें और इसके भी हम दो हल ढूंढ लें। ज्यादा हलों की हमें जरूरत नहीं, दो हल तो ढूंढे ही ढूंढे। अब देखो x का मान बच्चों 0 लिख दें तो निश्चित रूप से y का मान 4 हो जाएगा। देखो x का मान 0 लिखोगे तो y का मान 4 होगा, एकदम सही बात है। x का मान 0, y का मान 4। अब इसके बाद यहाँ x का मान कुछ पलट के रख दो। मान लेते हैं x का मान यहाँ पर हम रख दें, कुछ भी लिख दो, मान लेते हैं 2 लिख दें, x का मान 2 लिख दें। तो भाई जब x का मान 2 लिखें तो 2 + 4 मतलब 6, y का मान 6 हो जाएगा। बस इसका एक हल देखो 0,4 मिल रहा है, इसका एक हल 2,6 मिल रहा है। देखो इसके भी हमने दो हल ढूंढ लिए। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को दर्शाना है। ठीक, बड़े आराम से समझो क्या होता है। ये हमारा समझो ग्राफ पेपर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक क्षैतिज रेखा खींचनी है। ये आपने बहुत अच्छे से पहली वाली एक्सरसाइज में भी खींची है ग्राफ, है ना। और इससे पहले जो क्लास 9th में आपको बहुत अच्छे से ग्राफ सिखाए गए थे। तो इस तरीके से देखो एक क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। जो क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहां पर हम उचित पैमाना मानते हुए एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर उचित पैमाना माने, जिससे ये बिंदु हम इनको दर्शा सके। क्या करेंगे, देखो यहां पर एक काम करो कि 1 सेंटीमीटर का 1 इकाई पैमाना मानो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना मानो और यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर का जो निशान है उस पर आप 1 लिख दो। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे सेंटीमीटर का निशान है उस पर 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ पर 6 लिखें, यहाँ 7 लिखें, यहाँ पर 8 लिखें, यहाँ पर 9 लिख दें और अंत में यहाँ पर हम 10 लिख दें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि x बराबर मैक्सिमम 10 ही तो जाना है, 10 से आगे जाना नहीं है, तो 10 तक लिख दो, बहुत है। इसके बाद बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इधर अगर हम बैक साइड में चलें बच्चों, अगर बैक साइड में ना चलें तो हमारी व्यवस्था चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिंदु ऋणात्मक दिशा में नहीं है। इधर हमें x की ऋणात्मक दिशा में आना ही नहीं है, तो इधर हम ना बनाएं तो अभी कोई बात नहीं। अब देखो y की धनात्मक दिशा में भी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पर ये निशान लगा दें, 1, दूसरे सेंटीमीटर पर 2 लिख दें, तीसरे सेंटीमीटर पर 3 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 5 और ये आपका 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर हम 10 लिख दें। ठीक है, अब देखो बच्चों ये बिंदु पहला वाला है ना, यहाँ दर्शाओ। कैसे बनाना है, x का मान 0, y का मान 10 लिखना है। x का मान 0 मतलब x पर ना इधर जाना है और ना ही इधर जाना है, x का मान तो 0 है। y पर 10 इकाई चलना है, y पर 10 इकाई ऊपर चले जाओ, ये बिंदु है देखो, इसको हम कहेंगे 0,10। x पर नहीं चले ना इधर ना इधर, इसलिए x है आपका 0, और y पर कितना चले 10 इकाई, इसलिए इस बिंदु को हम 0,10 लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम भी कुछ डालना चाहो तो आप डाल दो, a बिंदु है मान लो। ठीक है, ये क्या बिंदु है, a। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा भी बिंदु बनाना है। देखो x बराबर 10 है, y बराबर 0 है, तो x अक्ष पर हमें 10 इकाई जाना है, y पर नहीं जाना है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। x अक्ष पर 10 इकाई चले, y पर ऊपर नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है, क्योंकि y का मान देखो 0 है। तो बस ये बिंदु हमारा हो जाएगा 10,0। क्या हो जाएगा, 10,0, और इसको हम b लिख देते हैं। ये b बिंदु हो गया। बच्चों यहाँ a और b दोनों को मिला दें तो एक जो रेखा खींचेगी वो समीकरण 1 को निरूपित करने वाली रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा होगी, समीकरण 1 को निरूपित करने वाली होगी। ये हमारी जो रेखा है वो समीकरण 1 को निरूपित करेगी। यहाँ पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, लिख दें यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 को निरूपित करने वाली हमारी ये रेखा है। कितना समझ में आया। अब बिल्कुल यही प्रोसेस बच्चों यहाँ करना है, इसके भी हलों को यहाँ पर हमें दर्शाना है। x बराबर 0, y बराबर 4। x बराबर 0 मतलब इधर जाना नहीं है, इधर जाना नहीं है, x का मान कितना है, 0। अब y पर 4 इकाई चलना है, ऊपर की ओर 4 इकाई चल के हम देखो यहाँ पर पहुंचेंगे।
इस बिंदु को हम बच्चों क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 0,4। x बराबर 0 है, y बराबर 4 है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे 0,4 कहेंगे। ठीक है, अब बताओ अगला बिंदु 2,6 बनाओ। x का मान 2 इकाई इधर जाना है, देखो यहाँ पर y का मान 6 इकाई ऊपर जाना है, ऊपर चले जाओ 2 के ऊपर बिल्कुल जाना है, कहां तक 6 इकाई तक, ये है 6 इकाई, यहां तक बच्चों जाना है। ठीक है, यहाँ इस पर जाना है। ठीक, ये 2 हो गया, इधर 6 हो गया ऊपर की ओर, तो ये बिंदु कितना होगा 2,6 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो बच्चों यहां से एक रेखा यहां से इस प्रकार से मिल जाएगी, और ये रेखा समीकरण 2 को प्रदर्शित करने वाली रेखा होगी। समीकरण 2 को प्रदर्शित करने वाली आपकी ये रेखा होगी। ठीक है, और ये रेखा जो दिखाई दे रही है समीकरण 2 को प्रदर्शित करने वाली, ये इस वाली रेखा को जहां पर काटेगी वही बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। प्रतिच्छेद का मतलब हल होता है, ये बिंदु इसका हल होगा। इन दोनों समीकरणों का ये बिंदु हल कहलाएगा। अब बताओ यहाँ ग्राफ देख के बताओ यहाँ पर ये किस जगह पर काट रही है। बच्चों आपको यहाँ देखना है, ध्यान से देखो, तो आप 3 के सीध में चले जाओ, 3 के सीध में बिल्कुल एकदम यूं जाना है। ठीक है, 3 के ऊपर जाओ, 7 पर जाओ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये रेखा आपकी इस जगह पर देखो काट रही, कहां पर 3 पर और 7 पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। 3 इधर जाना है, 7 इधर जाना है, तो इसका मतलब ये बिंदु 3,7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही बिंदु इसका हल है बच्चों। ये देखो रेखा कौन सी है, दूसरी वाली है, y बराबर x+4। y बराबर x+4 को प्रदर्शित करने वाली ये रेखा है। पहले वाले समीकरण को इस रेखा ने प्रदर्शित किया है, दूसरे वाले समीकरण को ये वाली रेखा प्रदर्शित कर रही है, और ये दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये कह सकते हैं दोनों समीकरणों का हल 3,7 है। प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका हल होता है। आप देख सकते हो यहां से देखो 3 इकाई इधर और ऊपर की ओर 7 इकाई जब चल के पहुंचे तो ये बिंदु 3,7 दिखाई दे रहा है, जो इसका हल है, इस दोनों समीकरणों का हल है। तो आपको यहां लिखना है समीकरण का हल। समीकरण का हल कितना है बच्चों, यहां पर लिखना है x का मान है 3 और y का मान है 7। मतलब x का क्या है बच्चों, x का मतलब है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या x का मतलब 3, लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। मतलब 3 और 7 दोनों को जोड़ोगे तो संख्या 10 है। मतलब 10 छात्रों ने भाग लिया था। x लड़कियां कितनी है, सॉरी लड़के कितने हैं 3, लड़कियां कितनी हैं 7। और ये भी साथ साथ में कहा है कि जो लड़के हैं वो कितने हैं 4। यहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, देखो है कि नहीं, यहां पर ये 4 अधिक है कि नहीं, लड़कियां 4 अधिक हैं, लड़के 4 कम है। 4 यहां पर इसमें ये ज्यादा है, लड़कियां 4 ज्यादा हैं, लड़के 4 कम है। भाई 3 में 4 जोड़ोगे तभी तो 7 बनेगा। यहां पर हम कह सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, यहां लिख दें लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या बराबर यहां पर लिखना है 7 और लड़कों की संख्या आपको लिखना है कितनी, लड़कों की संख्या बराबर यहां पर लिखना है 3। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्राफ जब हम खींच लेते हैं तो ग्राफ खींचने से जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है वो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होता है। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु 3,7 हमें मिल रहा है, तो इन दोनों समीकरणों का हल x का मान 3 और y का मान 7 प्राप्त हो रहा है। x का मतलब है लड़कों की संख्या और y का मतलब है लड़कियों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की जो लड़कियों की संख्या है वो आपकी 7 है, बिल्कुल ठीक है। लड़कियों की संख्या 22 है ना, 22 को मान हमने 7 लिख दिया है, और लड़कों की संख्या 3 है, यहाँ पर लड़कों की संख्या 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी टाइप में देखो दूसरे प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसको भी ध्यान से पढ़ो, उसकी भी भाषा पढ़ो भाई। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसको जल्दी से नोट करें। देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा है, दूसरा नहीं बल्कि पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, पहले प्रश्न का दूसरा भाग है। इसमें लिखा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। क्या क्या है, कलम और पेंसिल 2 आइटम है, टोटल मूल्य 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है,
तो प्रश्न पूछता है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है वो बताइए। ग्राफी विधि से इसको भी हल करना है। देखो कुछ शर्तें हमें यहाँ पर दी गई हैं कि 5 पेंसिल, देखो ध्यान दें, 5 क्या है, 5 है आपकी पेंसिल प्लस 7 है कलम और दोनों को जोड़ दिया गया है तो इनका योगफल है 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया है। और इसी प्रकार से 7 पेंसिल अगर खरीदी जाए, 7 पेंसिल खरीदी जाए और 5 कलम ली जाए तब मूल्य इनका बनता है कितना, 46 रुपया। यहाँ पर देखो 2 समीकरण आपको यहाँ पर बनाने हैं और इसके पर एक कलम का मूल्य पूछा गया है। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। क्या मान लें यहाँ पर, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, मान लें x रुपया। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर कितना मानोगी, 22 रुपया मान लो। ठीक है, अब बताओ एक पेंसिल तो x रुपए की है, तो अगर पेंसिल 5 खरीदी जाए तो तब क्या होगा। देखो पहली शर्त जो है ना उससे एक समीकरण, 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 1x रुपया है, 5 पेंसिल का मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया पेंसिल का मूल्य। इसके बाद 7 कलमों का मूल्य बताओ। एक कलम का मूल्य 1 बाई है, 7 कलम का मूल्य 7 बाई रुपया हो जाएगा। टोटल मिला के ये 50 रुपए में है। देखो एक समीकरण बन गया बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब शर्त नंबर दूसरी से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त क्या है, 7 पेंसिल, एक पेंसिल 1x रुपया की है, 7 पेंसिल 7x रुपए की हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य 1 बाई रुपया है, 5 कलमों का मूल्य कितना होगा, 5 बाई रुपया होगा। और ये मिला के हमें 46 रुपए में दोनों आइटम मिल रहे हैं। ठीक है बात, यहाँ पर 7 आपकी पेंसिल है, 5 कलम है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 46 रुपए इसका मूल्य हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 2 समीकरण हमें मिल गए। अब हमें बिल्कुल उसी प्रकार से इस समीकरण के 2 हल ढूंढने हैं, इस समीकरण के 2 हल ढूंढने हैं, फिर उनको हमें ग्राफ पर दर्शाना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर हम 1 नंबर को पहले देखेंगे। यहाँ लिखा है 5x प्लस 7 बाई और बराबर में 50 लिखा है। यहाँ पर एक टेबल बनाई जाए, चलो बना देते हैं भाई। टेबल बना के इसके 2 हल ढूंढ लें, x लिख दें, यहाँ बाई लिख दें, यहाँ केवल और केवल 2 हल ढूंढें, ज्यादा हमें जरूरत है नहीं। x का मान बच्चों क्या लिख दें कि यहाँ पर कुछ ऐसा मान आ जाए जो बटे अटे में ना आए। ध्यान रखो यहाँ पर अगर कभी बाई और x के मान बटे में आएंगे तो यहाँ पर ग्राफ बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाने में मुश्किल होगी। तब हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने में x और y के हम पूर्णांक मान ढूंढे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई ढूंढेंगे हम x और y के कुछ ऐसे मान ढूंढे जिससे हम यहाँ पर बड़े आराम से इनको हम ग्राफ पर दिखा सके। चलो हम y बराबर बच्चों 0 लिख दें। अगर y का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। 5x बराबर 50, तो बताओ यहाँ से देखो 5x प्लस 7 बाई को 0 लिख दें। बाई को क्या लिखें, 0 और बराबर में 50। ये तो 0 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, 50 बटे में 5, यहाँ 10 मिलेगा। x का मान बच्चों कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। x का मान 10 है, y का मान 0 है। एक इसका हल हमें देखो मिल गया 10,0। x का मान 10, y का मान 0, एक हल मिल गया। दूसरा हल और ढूंढना है यहाँ पर। अब एक दूसरा हल और ढूंढो भाई, कैसे देखो ध्यान दें। अब यहाँ पर एक दूसरा हल और ढूंढा जाए तो क्या कर दें भाई बताओ। x का मान क्या लिख दें, x का मान अगर हम बच्चों 3 लिख दें, ध्यान से समझना, x का मान कितना लिख दें, x का मान 3 लिख दें। अगर यहाँ 3 लिख दें तो 3 पंचे 15, 15 इधर ले जाओ, देखो करके दिखाते हैं। 5x का मान 3 लिखें प्लस 7 बाई हमारा ठीक है बराबर 50 लिखें। देखो 5 ये x का मान हमने 3 लिख दिया प्लस 7 बाई और बराबर में 50, ये 15 हो जाएगा। देखो 3 पंचे 15, उधर ले जाओ, 15 माइनस का हो जाएगा। 7 बाई बराबर 50 माइनस 15 लिखो। 7 बाई बराबर 50 में से 15 घटाओ, 35 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना होगा, 35 बटे में 5, 7 पंचे 35। अब यहाँ पर 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, x का मान 3, y का मान 5 मिल रहा है, तो ये इसका एक हल 3,5 यहाँ से लिखना है। ठीक, यहाँ पर हमने पहले वाले समीकरण के 2 हल ढूंढ निकाले।
अब हमें बिल्कुल ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण के भी दो हल ढूंढ निकालना है। एकदम आराम से देखो दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, यहाँ पर दूसरा समीकरण है 7x + 5y और बराबर में 46। इसके लिए भी बिल्कुल एकदम वही काम करना है, एक यहाँ पर टेबल बनानी है और यहाँ से x और y के दो मानों को ढूंढना है। x ये हो गया, y ये हो गया। x का मान क्या लिख दें कि ये आपका पूर्णांक, हमने बताया पूर्णांक आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बताओ क्या लिखें x का मान बच्चों, x का मान क्या लिखें। यहाँ पर एक तो बात सीधी दिखाई दे रही है बच्चों, 7 × 42 नहीं जाएगा, तो अब बताओ क्या कर दें भाई, यहां से एक काम कर दें, 14 घटाओगे तो कितना होगा, x का मान 2। चलो x का मान पहले 3 तो लिख लो कम से कम, यहाँ देखो x बराबर 3 लिख के देखो, 7x का मान 3 लिखो, ये 7 हो गया, x का मान 3 लिख दिया, प्लस 5y ज्यों का त्यों लिखें और बराबर में 46। अब देखो y का मान यहाँ से कैलकुलेट करें, 7 या 21 इधर भेजो तो 5y तो ये इधर रहेगा ज्यों का त्यों, बराबर 46 और इधर 21, ये प्लस 21 है ना, 7 या 21, 21 को इधर भेजोगे माइनस का 21 हो जाएगा। 5y बराबर देखो 46 में से 21 घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से देखो 25 बचेगा। 5 से डिवाइड करो, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, y का मान देखो 5 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 3 तो y का मान 5 मिल गया। एक इसका हल देखो 3,5 यहाँ मिल रहा है। ठीक है बच्चों, एक हल इसका 3,5 मिल गया। अब बच्चों यहाँ पर x का मान देखो 8 भर दें, यहाँ पहले दिमाग थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या भर दें तो यहाँ हमें रिजल्ट सही मिले, पूर्णांक मिले। अगर हम x का मान 8 भर दें बच्चों क्या मिलेगा, देखो x का मान यहाँ 8 लिखें, 7 × 8 + 5y और बराबर में ये लिखा है 46। तो देखो 8 × 7 = 56 होता है। क्या होता है ये 56। अब 56 को इधर ले जाओ, देखो 5y बराबर 46 - 56 हो जाएगा। तो 5y बराबर 46 में से 56 घटाओ, माइनस का 10 मिलेगा और y का मान देखो 5 से भाग करोगे तो माइनस का 2। यहाँ पर देखो y का मान कितना मिलेगा, माइनस का 2। तो ये हल हो जाएगा 8, -2। ठीक, बस इन सब दोनों मानों को भी हमें ग्राफ पर दिखा देना है बड़े आराम से। देखो पहला काम वही कि ग्राफ पेपर पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष कहते हैं, है ना, ये y अक्ष है। ये यहाँ पर मूल बिंदु होता है। 1 सेंटीमीटर का 1 इकाई मानते हुए हम चिन्ह लगा दें। यहाँ पर देखो 1 लिखना है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ 10 तक ही है ना, 10 है, x बराबर 10, बस 10 से ज्यादा जाना नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार देखो y अक्ष पर भी देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ पर बिल्कुल समान दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिखना है 8, यहाँ पर लिखना है 9, यहाँ 10। आगे और भी जरूरत पड़े तो आगे लिख सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ है। अब देखो इन बिंदुओं को दर्शाओ, x का मान 10, y का मान 0। x का मान इधर जाना है 10 लेकिन y पर चलना नहीं है, यही बिंदु आपको 10,0 लिख देना है, 10,0। ठीक है, अगला बिंदु है 3,5, x पर 3 इकाई, y पर 5 इकाई जाना है। तो x पर देखो 1, 2, 3 इकाई तो यहाँ आई, अब यहीं से ऊपर चढ़ जाओ 5 इकाई। ये देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये है ना 5, ये आपका 5 हो गया। ये बिंदु आपका क्या हो गया, इसको हम 3,5 3,5 ये बिंदु हो गया। अब बस इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ से देखो एक ये रेखा बन जाएगी, ये पहले वाली रेखा को निरूपित करने, पहले वाले समीकरण को निरूपित करने वाली ये रेखा हो जाएगी। ठीक है, कौन सा पहला समीकरण है, 5x + 7y। क्या लिखेंगे, 5x + 7y और बराबर लिखेंगे 50। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखो इस वाली समीकरण की रेखा तो 3,5 देखो x पर 3 और y पर 5 बच्चों ये तो निश्चित बिंदु है, सही बात है, ये तो यही बिंदु रहेगा। अब 8,-2 x पर 8 इकाई इधर चलोगे और नीचे की ओर आपको 2 इकाई चलना है। यहाँ पर देखो -1 लिखना है, यहाँ पर -2 लिखना है, ये -2 देखो इधर है, 8 आपका ये है, यहाँ पर ये
ये हमारी देखो इस प्रकार से रेखा खींचेगी, ये ठीक है, ये रेखा होगी। ये रेखा किसको दर्शाएगी? ये रेखा समीकरण 2 को दर्शाएगी। 3,5 ये हमारा बिंदु कौन सा है? 3,5, ठीक है। समीकरण 2 को दर्शाने वाली ये रेखा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण दूसरा जो है 7x + 5y, इसको क्या लिखेंगे? 7x + 5y और बराबर में 46 लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरी वाली समीकरण है, ये वाली, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? 3,5 पर कर रही हैं। इसका मतलब इसका हल है 3,5, मतलब इसका हल है x = 3 और y = 5। ये इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही इसका हल होता है। x = 3, y = 5। x का मतलब क्या है बच्चों? x का मतलब है एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य बराबर यहाँ पर है 3 रुपया, ठीक है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक कलम का मूल्य कितना है? तो यहाँ पर एक कलम का मूल्य बराबर लिखना है 5 रुपया। ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। क्लियर बात हो गई। हमें बस केवल और केवल पहले समीकरण बनाना है और फिर इन समीकरणों को ग्राफ पर देखना है। ग्राफ पर ये देखना है कि ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं देखो यहाँ 3,5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही 3,5 इसका हल कहलाएगा। मतलब x का मान 3, y का मान 5। x का मतलब ये आपका पेंसिल का मूल्य है। पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 3 रुपया लिखना है। कलम का मूल्य मतलब y का मूल्य, y का मूल्य मतलब 5 रुपया, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, ठीक है। आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्या कहा गया है? यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, यहाँ पर 2 समीकरण हैं, यहाँ भी 2 समीकरण हैं, 3 प्रश्न है इसमें। इनमें हमें ये चेक करके बताना है कि ये समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं निरूपित होंगी वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं अथवा समांतर रेखाएं हैं अथवा संपाती रेखाएं हैं। ये हमें चेक करके बताना। और कैसे बताना है? ग्राफ नहीं खींचना, हमें ग्राफ खींच के नहीं बताना, बल्कि हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमें ये बताना है कि ये दोनों रेखाएं और ये दोनों रेखाएं जब खींची जाती हैं किसी ग्राफ पर, तो ये दोनों रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी हैं अथवा क्या समांतर हैं अथवा ये संपाती हैं, ऐसा हमें चेक करके देखना है। बच्चों आपको ये बताया गया था अभी भी थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसा समीकरण लिखा हो कि A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरा समीकरण बताया था A2x + B2y + C2 = 0। अगर ऐसे 2 समीकरण दिए जाएं तो हमें क्या करना है? x का जो गुणांक है वो A1 है, यहां पर x का गुणांक है वो A2 है, तो A1/A2 का मतलब क्या है? x के गुणांकों का जो अनुपात है। यहां पर B1/B2 का मतलब क्या है? y का गुणांक, और यहां भी y का गुणांक, तो यहां y के गुणांकों का अनुपात है। यहां पर C1/C2 का मतलब है अचर पद का अनुपात। ये इनके अनुपातों में क्या संबंध है, इसके मदद से हमें ये देखना है कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं अथवा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये हमें चेक करके बताना है। तो देखो क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों से हमें तुलना करने पर, अगर यहां पर हम तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या पाएंगे? देखो ध्यान दें, यहां पर हमें मिलेगा ये देखो A1 B1 C1, A1 B1 C1, यहां पर देखो A2 B2 C2, यहां है ना A2 B2 C2, तो इसको लिखेंगे A2, इसको B2, इसको C2। यहां पर इसको A1, इसको B1, इसको C1। देखो A1 कितना लिखेंगे? 5, B1 कितना लिखेंगे? -4, और C1 कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। इसी प्रकार देखो यहां पर A2 हमें 7 लिखना है, यहां देखो ये है B2 = 6 लिखना है। C2 यहां इसको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर माइनस में साइन आ रहा है तो ये माइनस भी साथ में रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहां से हम A1/A2 निकालें, A1/A2 निकालें, मतलब इसका इसमें भाग दें तो कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। यहां देखो B1/B2 निकालें तो क्या हो जाएगा?
B1 बटे B2 का मतलब -4/6 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करें तो -2/3 भी लिख सकते हैं। यहां देखो C1 बटे C2 क्या लिखोगे, C1 बटे C2 बराबर 8 बटे, यहां देखो C1 बटे C2 यहां कितना था बच्चों, -9 है ना, -9 है ये, तो ये हो जाएगा 8 बटे -9। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो कि क्या A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर आया है। ये A1 बटे A2 है और ये B1 बटे B2 है। देखो दोनों अनुपात बच्चों अलग अलग हैं। A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि जो A1 बटे A2 है वो है 5/7, ये बराबर नहीं आ रहा है -2/3 के। ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कब प्रतिच्छेदी होती हैं, जब A1 बटे A2 बराबर ना आए B1 बटे B2 को, तब हम लिखते हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आपको यहां लिखना है दोनों रेखाएं, इन दोनों समीकरणों से जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है बच्चों, इतना यहां पर हमें केवल दिखाना है, हमें हल करके नहीं पूछा गया है। बस ये बताओ कि ये दोनों रेखाएं जब किसी इन दोनों समीकरणों से निरूपित जो रेखाएं होंगी, जब ग्राफ पर हम खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे, ग्राफ पर खींचना नहीं है, बस हमें इस प्रगुण का प्रयोग करना है कि यदि ऐसा निकलता है कि A1 बटे A2 बराबर ना निकले B1 बटे B2 के, तो हम लिख देते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बिल्कुल यही इसमें भी आपको इसी प्रकार करना है। ये तो आपका पहला प्रश्न हो गया। यहां देखो दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही जवाब देना है। क्या करना है बच्चों, यहां देखो सीधी बात है, ये A1 होता है, ये B1, ये C1, यहाँ A2 B2 C2 होता है। तो यहां से आप देख पा रहे होगे A1 का मान 9 है, B1 का मान यहाँ 3 है, C1 का मान यहां से 12 है। ठीक है, A1 B1 C1, यहां देखो A2 का मान यहां पर 18 है, यहां देखो B2 का मान 6 है, यहां C2 का मान 24 है। ठीक है, यहां पर भी अनुपात निकालें तो A1 बटे A2 निकालें, कितना हो जाएगा 9/18। 9/18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 लिख सकते हैं। यहां देखो B1 बटे B2 अगर निकालें, B1 बटे B2 कितना निकलेगा, B1 का मान है 3, B2 का मान है 6, इसका भी देखो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार अगर हम C1 बटे C2 निकालें तो C1 बटे C2 आप देख सकते हो कितना, 12/24, मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24। बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर तीनों अनुपात समान है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, तीनों ही अनुपात 1/2 आ रहे हैं, तीनों अनुपात समान है। क्या लिखना है, यहां लिखना है चूंकि A1 बटे A2 बराबर निकल के आ रहा है B1 बटे B2 के और बराबर निकल के आ रहा है C1 बटे C2 के, कितना आ रहा है 1/2। तो हमें क्या लिखना है, अतः समीकरण युग्म से दोनों समीकरण, तो या युग्म लिखना एक ही बात है, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं कैसी हैं बच्चों, याद करके बताओ, समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक है, समपाती रेखाएं होती हैं जब तीनों अनुपात समान आते हैं। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर रही होती है, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समपाती। तो यहां पर ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक रेखा ये है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही है, मतलब दोनों रेखाएं समपाती है। ठीक है, तो अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 आता है, तीनों अनुपात समान आते हैं, तो समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। क्लियर बच्चों, हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार करना है कि हमें अनुपात पहले देखना है। भाई यहां पर ये A1 B1 C1, यहां पर A2 B2 C2,
बताओ A1 कितना है बच्चों, यहाँ पर 6 लिखना है। B1 कितना है, आपको माइनस का 3 लिखना है। माइनस को विशेष ध्यान दें, यहाँ पर माइनस का गुणांक है तो माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा। C1 बराबर यहाँ देखो 10 है। इसी प्रकार यहाँ देखो A2 का मान कितना है, 2 है। यहाँ देखो -1 कहा जाएगा बच्चों, कुछ नहीं लिखा है, 1 के साथ यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। तो यहाँ पर लिखना है B2 बराबर -1 और इसी प्रकार यहाँ C2 बराबर कितना लिखना है, 9। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान हमने निकाल लिए। अब अनुपात निकाल लेते हैं। देखो A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो 6 बटे में 2। यहाँ 6 है, बटे में 2 करोगे, यहाँ 2 से डिवाइड करो 3 आएगा। कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। 3 अनुपात 1 लिख दें या 3 लिख दें, एक ही बात है। यहाँ देखो B1 बटे B2 निकालें, B1 बटे B2 निकालें तो यहाँ से -3 और बटे में -1, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर C1 बटे C2 निकालेंगे तो C1 बटे C2 का मतलब 10 बटे में 9 है। 10 बटे 9 का मतलब भी 3 से डिवाइड करो तो कटेगा नहीं, है ना, ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने देखा कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये तो दोनों समान हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो C1 बटे C2 अलग है। इसका मान देखो A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर इसका मान नहीं है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, चूंकि A1 बटे A2 तो बराबर में है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब क्या होता है, तब आपको लिखना है रेखा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, इन दोनों समीकरणों से निरूपित जो रेखाएं होंगी वो आपस में कैसी होंगी, समांतर। तब जब देखो ध्यान दें, समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध है, A1 बटे A2 बराबर निकल के आ जाए B1 बटे B2 को, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर ना आता है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को आगे पीछे कहीं भी बढ़ा दो, इधर बढ़ाओ, आगे चाहे जितना पीछे चाहे जितना, कहीं काटेंगे नहीं। इसका मतलब इनका कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि हल का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं तो समझो हल है, प्रतिच्छेद बिंदु ही हल कहलाता है। यहां पर ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई हल इसका नहीं होगा। तो दो समांतर रेखाएं जब होती हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। इन रेखा युग्मों को क्या कहते हैं, असंगत रेखा युग्म कहते हैं। असंगत समीकरण हैं ये, क्या है, इनके समीकरण यहां पर ये दिए गए हैं, इनको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक है, अच्छा इनको क्या कहेंगे बच्चों, इनको यहां पर इस रेखाओं के कितने हल हैं, अनंत हल होते हैं, क्योंकि एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही है। यहां पर अनेक प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे हैं जो एक दूसरे से, भाई इसी रेखा के ऊपर से दूसरी जा रही तो सभी बिंदु ऐसे मिलेंगे, प्रत्येक बिंदु ऐसा मिलेगा जो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पर ऐसी रेखाएं, जो रेखाएं संपाती होती हैं, उनके हलों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत हल होते हैं। रेखा युग्म के अनंत हल होते हैं जब संपाती दोनों रेखाएं होती हैं, और इनके समीकरण युग्म संगत कहे जाते हैं, क्योंकि हल होता है तो संगत, हल ना होता है तो असंगत। ये असंगत है और इसके लिए इसको क्या लिखना है, संगत है। इसी प्रकार यहां पर देखो, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन इसका होता है। तो आपको यहां पर लिखना है इनका अद्वितीय हल होता है, और इनमें हलों की संख्या कितनी होती, एक होती है। और समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। हालांकि इसमें संगत असंगत नहीं पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें संगत असंगत की बात कही गई है। इतना नोट करें बच्चों, फिर देखते हैं अगला जो प्रश्न है उसको भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से करना है, इसी प्रोसेस से करना है। लिखा है A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करके बता देना है कि समीकरण युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। ठीक है,
तो हमें देखो बिल्कुल यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान ज्ञात करेंगे और फिर हम लिख पाएंगे कि समीकरण युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको रब कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना है। देखिए बिल्कुल ठीक यही प्रोसेस हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहां पर है ये नंबर 3 और हमें ऐसा कुछ दिया गया है समीकरण। देखो यहां पर भी 1 2 3 4 5 इसके प्रश्न यहां पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, देखो लिखा है 3x प्लस में लिखा है 2y और बराबर में यहां पर है 5। यहां पर देखो ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर में 7, यहां दूसरा इक्वेशन हो गया। तो भाई इसको पहले चलो यहीं से एक एक करके निपटेंगे। ठीक है, बता दो कैसे करना होता है। यहां पर हमें पता है कि अगर समीकरण युग्म दिए जाएं तो हम कैसे तुलना करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमें क्या करना है, तुलना करनी है। ठीक है, क्रमशः तुलना करनी है, क्रम से ऊपर वाले की ऊपर से तुलना, नीचे वाले की नीचे से, 1 नंबर की 1 नंबर से, 2 नंबर की 2 नंबर से। जैसी तुलना करोगे आप देख पा रहे हो a1 b1 c1, तो ये हो जाएगा a1 b1 c1। यहां इसको ऐसा कर सकते हैं, ये प्लस का 5 है ना, बराबर में 5 लिखा, इधर ले आओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0 लिख दें। क्योंकि हमें यहां भी देखो बराबर में 0 दिया गया है तो इसकी शक्ल बनानी है। यहां बराबर में 7 है, इसको भी लेफ्ट में ले आओगे तो माइनस का 7 और बराबर में यहां लिख दे 0। ठीक है, अब तो बिल्कुल एकदम इसी रूप में दोनों समीकरण लगने लगे कि नहीं, बराबर में 0 हो गया। ठीक है, चलो यहां से a1 का मान हमने तुलना करके हमें कितना मिलेगा, a1 का मान 3 मिलेगा, b1 का मान 2 मिल जाएगा और c1 का मान यहां से माइनस का 5, माइनस भी साथ में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तथा यहां पर दूसरे वाले समीकरण की जब तुलना करेंगे तो यहां से देखो a2 का मान 2 निकलेगा, b2 का मान माइनस का 3 और c2 का मान यहां से हमें माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है, अब देखो अनुपात निकालें, a1/a2 निकालें। यहां पर देखो 3 और यहां पर बटे में 2, तो 3/2 हो जाएगा a1/a2। यहां बता दो बच्चों b1/b2 कितना हो जाएगा, b1/b2 बराबर 2 में -3, 2 में -3। c1/c2 बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 में माइनस का 7, तो माइनस माइनस कट सकता है, 5/7 लिख दो। अब आप यहां देखो इन दोनों अनुपातों को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, है कि नहीं? क्यों नहीं है, देखो आप ध्यान से, 3/2 है और ये तो बराबर कभी हो नहीं सकता माइनस के 2/3 के। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो हमें क्या लिखना होता है, समीकरण युग्म संगत हैं, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इन समीकरणों से जो रेखाएं निरूपित होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है कि अगर ये दोनों समीकरणों की बात करी जाए तो दोनों समीकरण युग्म संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत। आपको यहां क्या लिखना है, चूंकि समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, समीकरण युग्म संगत होंगे। एक बात तो आपने एक प्रश्न तो हल कर लिया बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। समीकरण युग्म संगत तब होते हैं जब समीकरणों का हल हो, हल ना हो तो समझो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो बस संगत और असंगत का यहां पर हमें आंसर देना है कि कौन से समीकरण युग्म संगत हैं, कौन से समीकरण युग्म असंगत हैं। तो संगत का मतलब समझ में आया। यहां पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु अगर यहां पर प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं होती हैं तो इसका मतलब इसका हल है, और हल है तो संगत है। ठीक है, तो हल कब नहीं होगा बच्चों, हमने जैसा कि बताया कि दोनों रेखाएं यदि समांतर निकलती हैं तब उस ऐसी स्थिति में उनका कोई हल नहीं होता है,
और समीकरण युग्म असंगत कहे जाते हैं, बस इतनी याद रखना है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड को भी लगा देते हैं। सेकंड इसका भाग जो है दूसरा वाला, इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि समीकरण है 2x माइनस में 3y बराबर में 8 है। अगर 8 को इधर ले आए तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। यहां देखो हमने संशोधन करके लिख दिया, बराबर में 8 था, इधर ले आई माइनस का 8 हो गया। इसके बाद में दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो आपका है 5x माइनस में 3y, 5x माइनस 3y, और यहां पर नहीं, इसको गलत लिख रहे, ये ऊपर वाला लिखें 4x माइनस 6y, है ना, 4x माइनस 6y, और बराबर में 9 है तो इधर ले आएंगे माइनस का 9 लिख दें बराबर में 0। ठीक है, इतनी बात बच्चों, इतनी बात सही है। इसके बाद देखो यहां पर इसको दूसरा नंबर डाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल उसी प्रकार से करना है कि यहां देखो इसको A1 और इसको B1, इसको C1 और इसी प्रकार इसको A2 B2 C2, सिंपल काम है। तो अब आप देखो डायरेक्ट करके देखो, A1 बटे A2 बताओ कितना होगा, तो आपको लिखना है 2/4 होगा। कितना होगा, 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। A1 बटे A2 का मान 1/2 होगा। बताओ B1 बटे B2 कितना होगा, B1 बटे B2 कितना होगा, तो आपको लिखना है माइनस में 3 बटे में माइनस का 6 लिखना है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी देखो 1/2 निकला। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों ही समान निकल के आए, लेकिन देखो ध्यान से C1 बटे C2 का क्या हाल चाल है, इसका भी हाल चाल ले लेते हैं। देखो माइनस में 8 और यहां पर माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो 8/9 होगा। देख पा रहे होगे कि C1 बटे C2 तो अब बराबर है नहीं, A1 बटे A2 तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। आपको लिखना है चूंकि A1 बटे A2 बराबर है काहे के B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तब ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, तब समीकरण युग्म असंगत कहे जाते हैं। सिंपल सी बात, बिल्कुल क्या करना है, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपको सीधा डायरेक्ट लिखना है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, रेखा युग्म से निरूपित दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और आपको यहां पर लिखना है इन रेखाओं का या ये कहें इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। क्या लिखना है, इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये सब कुछ बातें हालांकि पूछी नहीं गई, हमें केवल ये बताना है कि हल संगत होगा कि नहीं। तो आपको लिखना है कोई इसका हल संगत नहीं है, बस इतना लिखना है, हल संगत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। सीधी सारी बातें हैं ना, इसी से रिलेटेड सारी बातें हैं कि भाई समांतर होंगी तो प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और जब कल कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म असंगत कहे जाते हैं। तो आपको यहां लिखना है अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, इतना आपको लिखना है। क्लियर बात बच्चों, मेरे ख्याल से सारे प्रश्न आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रही। किसी प्रकार की मेरे ख्याल से डाउट होनी नहीं चाहिए। बाय द वे हमने बताया कि कोई अगर आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। बच्चों यहां पर एक और प्रश्न ले लेते हैं। देखिए यहां पर इसका तीसरा भाग हम और लेके आपको बता देते हैं। देखो इसका हम पहला भाग यहां रब कर लेते हैं, तीसरा भाग देखो यहां देखिए तीसरा पार्ट इसका क्या है। इसमें कहा गया है कि समीकरण इस प्रकार से देखो है 3/2x, क्या लिखा है 3/2x और प्लस में 5/3y प्लस 5/3y और 5/3y बराबर में यहां पर लिखा है 7। देखो एक इक्वेशन आपका ये है, और दूसरा इक्वेशन यहां पर दिया गया है 9x माइनस 10y। कितना है 9x माइनस में लिखा है 10y,
9x माइनस 10y बराबर में यहाँ लिखा है 14। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका सेकंड वाला इक्वेशन। ठीक, क्लियर बात है। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है कि यहाँ पर इनके दोनों के यहाँ पर गुणांकों का अनुपात निकालें। अगर आपको यहाँ ऐसा कुछ लग रहा हो कि भाई यहाँ पर कुछ समस्या है, तो इस समस्या का भी देखो निराकरण है। बटे वाला ये खत्म कर सकते हो, जो बटे में संख्या लिखी है 3 दूनी 6 होता है, 6 एलसीएम आएगा, 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो तो अटे बटे वाला काम खत्म हो जाएगा। कर देते हैं बिल्कुल, इसी कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो समीकरण 1 को थोड़ा अच्छा बनाएं। किसको बनाएं? 1 को। 3 दूनी 6 मतलब 6 का गुणा पूरे समीकरण में कर दें तो एकदम बढ़िया बन जाएगा। देखो 6 का गुणा यहाँ करो, 6 का गुणा करोगे तो ये आपका 2 से 3 बार कटेगा, 3 3 का 9x यहाँ मिलेगा। देखो ध्यान दें, चलो पूरी प्रोसेस करके दिखा देते हैं। यहाँ है ये समीकरण 1, इसमें आपको क्या करना है, समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में 6 का गुणा कर दें। ठीक है, गुणा करने पर तो 6 का गुणा जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 3 बटे 2x प्लस इसमें भी 6 का गुणा करोगे तो 5 बटे में 3y और बराबर में लिखा है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 7 हो जाएगा और इसमें भी हमें गुणा कर देना है। चलो एक बार इधर बना रहने दो, आपकी बार पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर 7 है और इसमें भी हम 6 का गुणा कर लें। पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में हमने 6 का गुणा कर दिया, हर भाग में 6 का गुणा किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 3 बार डिवाइड होगा, 3 का यहाँ गुणा 3 3 का 9x यहाँ लिख दें। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस 2 से इसको डिवाइड किया 3 बार, 3 3 का 9x लिख लिया, प्लस इस 3 से यहाँ इसको डिवाइड किया 2 बार, 2 का 10 5 में गुणा 10y हो जाएगा और ये 7 छंग 42 और 42 को इधर ले आओगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, बराबर में 0 लिख दें। यहाँ अब देख पा रहे होगे जो पहला वाला समीकरण था वो समीकरण, चलो इस पर नया नंबर डाल लेते, 3 नंबर डालिए। जो पहला समीकरण था वही समीकरण है, कुछ भी नया नहीं है, बस इसको थोड़ा सा यहाँ से जो बटे में लिखा था ना इसको खत्म करने का प्रयास किया है सिंपल से वे में इसको, जैसे कि जो इसका रूप होता है यही तो होता है। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यही तो रूप होता है। तो अब इस रूप में हमने इसको बना लिया, बटे वाला काम खत्म कर दिया। ठीक है, तो जो 3 और 2 था, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दिया और ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 9x है और माइनस में लिखा है 10y और ये बराबर में इधर ले आओगे तो माइनस का 14 लिख दें, बराबर 0। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला ही है, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि दोनों समीकरणों को उसी प्रोसेस से करना है। क्या a1, इसको देखो अगर हम यहाँ पर ये वैसे तो 1 नंबर ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला तो ये है। ठीक है, ऊपर वाला ये है, ये आपका सेकंड वाला है। तो आपको क्या करना है, देखो a1 बटे a2, a1 बटे a2, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और यहाँ पर ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो अब आप देख पा रहे हो a1 बटे a2 का मान 9 बटे 9 मतलब 1 बटे 1। ठीक है, यहाँ पर बताओ b1 बटे b2 कितना आएगा, तो b1 बटे b2 का मान 10 बटे ऋण 10 लिखना है, 10 बटे में ऋण 10 लिखना है, 10 से 10 डिवाइड करोगे ऋण 1 आएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार c1 बटे c2 का मान बताओ कितना होगा, तो आपको लिखना है c1 बटे c2 का मतलब ऋण का है इधर 42 भाग का से माइनस का 14 से भाग करना है। तो इस प्रकार से देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 तिया 42, यहाँ देखो 3 बार जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई जो a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, c1 बटे c2 से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं। अगर पहली कंडीशन लागू होती है तो इसको हमें फिर नहीं देखना है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, क्योंकि a1 बटे a2 का मान 1 है और ये कभी भी b1 बटे b2 अर्थात -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो आपको क्या लिखना है, अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरण युग्म संगत होते हैं। क्या लिखना है, समीकरण युग्म संगत होते हैं, इतना लिखना है। और क्यों संगत है, अगर रीजन लिखना है तो आपको लिखना है अतः समीकरण युग्म
से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। संगत और असंगत का आंसर आपको देना है, बस इतनी बात है। समीकरण युग्म संगत है या नहीं है। अगर समीकरण युग्म का मतलब संगत तभी होंगे, केवल एक कंडीशन। असंगत के लिए एक कंडीशन, कौन सी? अगर रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर की कंडीशन आपको पता है कि A1/A2 B1/B2 बराबर निकले आए, लेकिन C1/C2 बराबर ना निकले, समझो इतना काम है। तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? असंगत। समांतर रेखाओं के लिए असंगत, बाकी सब में लिखना है संगत होते। क्लियर बात है? चलो